हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने प्रमुख रूप से कक्षा 9वीं का जो भूगोल है इसका तीसरा चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे हम लोग, जिसका नाम है अपवाह स्वरूप। तो हम लोगों ने इसका पहला भाग अध्ययन कर लिया था बच्चों। बहुत ही गजब तरीके से आपको सारा इसका परिचय करा दिया था मैंने, और जो भी बेसिक चीज़ें थी, जो यानी कि अपवाह क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, अपवाह दरोनी किसको कहते हैं, बेसिन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियाँ में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। आप में से कोई भी बच्चा अगर नहीं देखा है बच्चों, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट को देख लीजिए, पहला भाग को देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा भाग भी आपको आसानी से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आइए आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख रूप से इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ भारत की नदियों के बारे में बात करना है। भारत की नदियों यानी कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, किस क्षेत्र से होकर बहती है, उनका उद्गम स्थान कहाँ पर है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उसके बाद जो है कौन सा नदी जो है प्रमुख रूप से डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करता है, कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से ज़्यादा जो है उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करता है, और प्रमुख रूप से आपको इन सारे नदियों का सहायक नदियों का नाम को जाना है ना। चलिए बात करते हैं। इसमें हम लोगों ने पहला पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, अब भारत की प्रमुख नदियाँ में किस किस को बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी का, फिर दूसरा नंबर में बात करेंगे गंगा का, फिर तीसरा नंबर में हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी का बात करेंगे, फिर उसके बाद महानदी, फिर महानदी के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर तुंगभद्रा, फिर उसके बाद ताप्ती नदी, फिर उसके बाद आपका नर्मदा नदी। इन सारे नदियों के बारे में जान लेंगे बच्चों, तो आपको भारत का एक जो है प्रमुख रूप से थोड़ा सा खाका आपका माइंड में बैठ जाएगा। कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आता जाएगा बच्चों प्रत्येक चैप्टर से। और जब आप 10th क्लास में जाएंगे, जब मैट्रिक की कक्षा में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और वहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर या ब्लॉक टॉपर या फिर आपका स्टेट टॉपर होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग को अभी से पढ़ाई करनी है बच्चों, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है आप लोग को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत के अपवाह मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। जब आप अपवाह मानचित्र किसको बोलते हैं बच्चों, मैंने एक लेक्चर में मानचित्र के बारे में आप लोग को बताया। तो यहाँ पर बात करना है अफवाह मानचित्र। अफवाह मानचित्र मतलब कि जब आप नदियों के मानचित्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि कोई एक भारत का नक्शा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ नदियों को दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि 3 बड़ी नदियाँ हैं भारत की, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, जो हिमालय की प्रमुख नदियाँ हैं। और ये नदियाँ लंबी एवं गहरी है, यानी कि इन नदियों की लंबाई क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है, और गहराई भी बहुत अधिक है। मुख्य नदियों के अतिरिक्त इनकी कई सहायक नदियां भी है, यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इनकी बड़ी बड़ी क्या है, सहायक नदियां भी है। जैसे आपका सिंधु नदी का कौन कौन सहायक नदी है बच्चों। तो सिंधु नदी का सहायक नदी में आप लोग को झेलम याद रखना है, चिनाब रखना है, सतलज, रावी, व्यास, है ना, ये सारे क्या है इसका प्रमुख रूप से आपका सहायक नदियां हैं। उसी प्रकार से गंगा नदी का कौन कौन सहायक नदी है। तो गंगा नदी का है बच्चों आपका पुनपुन नदी, सोन नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, फिर महानदी, कोसी, यमुना, है ना, ये सारे क्या है इसके प्रमुख रूप से सहायक नदियां। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र, फिर सारे नदियों का हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करेंगे बच्चों, और आपको इस चैप्टर में सारा चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। मुख्य नदियों के अतिरिक्त ये हो गया आपका, इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत। अब हम आपको समझाएंगे नहीं प्रायद्वीप किसको कहते हैं। प्रायद्वीप मैंने पिछला चैप्टर में पढ़ा दिया अच्छी तरह से। प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, ये सारे चीज मैंने पढ़ा दिया था, कौन कौन सा राज्य इसके अंतर्गत आता है ना। अगर पहला और दूसरा चैप्टर, पहला और दूसरा अध्याय आपने नहीं पढ़ा है भूगोल का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में भी कई प्रकार की नदियां बहती है, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है बच्चों, यहाँ पर भी कई नदियां आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, यहाँ पर नदियां मिलेगी, एक महानदी, एक गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर उसके बाद कावेरी। ये सारी नदियां प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। उसी प्रकार से बच्चों, तो ये सारी नदियाँ आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद जो है बच्चों, कुछ नदियाँ हैं जो आपका अरब सागर में गिरती है। जैसे आपका नदी है नर्मदा नदी, उसके बाद फिर आपका तापी नदी है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में गिरती है, इन नदियों की व्याख्या निम्नवत की जा रही है, यानी कि नीचे हम लोग करेंगे इन नदियों की व्याख्या। आइए, बॉक्स में कुछ दिया हुआ, यहाँ पर एक कार्यकलाप है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की सूची बनाई, जिसमें अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में अपवाहित होने वाले नदियों की पहचान की जा सके। आपको एक खाका बनाना है बच्चों, और उसमें आपको दिखाना है कि 4-5 नदियां हैं जो आपका अरब सागर में गिर रही है, और कुछ नदियां जो आपका बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से आप एक भारत का मैप बना लीजिएगा, उसमें आप लोग दिखा दीजिएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इधर आपको दिखाना है नर्मदा नदी को, तापी नदी को, उसके बाद और भी कुछ नदियां हैं, तो यहाँ पर प्रमुख से जो आपका अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ, क्या आप जानते हैं, इसको स्टार्ट पॉइंट के रूप में आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है,
नदियाँ अपने गाद से यानी कि अपना जो अपने साथ जो भी लेके आती है बच्चों, मिट्टी के कण, बालू के कण, उसके बाद कंकड़, बजरी, है ना? इस प्रकार से चूना पत्थर, तो वो क्या करती है अपना जो भी उसमें गाद रहता है उसे क्या करता है प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करती है। यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से एक नदी बह रही है, तो यहाँ पर ये तटबंधों का निर्माण करेगी। यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए, मानव विकास के लिए, मानव अधिवास के लिए यहाँ पर तटबंधों का निर्माण होगा। मनुष्य वहाँ पर क्या करेंगे, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं ना। ये तटबंध क्या करती है, बाढ़ क्षेत्र में मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जहाँ पर बाढ़ आती है तो ये ऊंचा क्षेत्र क्या होता है, मनुष्य के लिए रहने के लिए वहाँ पर उपयुक्त होती है। उसके बाद बोल रहा है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, ज्ञात कीजिए बिहार की राजधानी जो पटना है ये किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर अवस्थित है। तो आप लोग में से यदि कोई भी बच्चा पटना घूमने के लिए गए हैं तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, जो पटना है ये प्रमुख रूप से आपका गंगा नदी की तटबंध पर अवस्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन गंगा नदी घूम करके आया है, कौन कौन पटना गया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यानी कि भारत में जो भी नदियां हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, तो इन नदियों में सिंधु नदी भी क्या है बच्चों, एक विशालतम नदियों में से है। ये तिब्बत तिब्बत कहाँ पर पड़ता है बच्चों, तिब्बत पड़ता है चीन में। ये तिब्बत के समीप मानसरोवर एक झील का नाम है बच्चों, वहां से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। तो ये जो मानसरोवर झील से निकलती है बच्चों, मानसरोवर झील के पास एक वहां पर ग्लेशियर है, यानी कि एक बर्फ का पहाड़ है बच्चों, जिसका नाम है सानुख्याबाब ग्लेशियर। क्या नाम है उसका, नाम थोड़ा सा खतरनाक है, सानुख्याबाब। ठीक है, क्योंकि ये आपका चीनी नाम है बच्चों, चीनी भाषा का नाम है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर नाम सब अलग तरह का रहेगा। तो सानो ख्याबाब जो ग्लेशियर है, जो बर्फ का पहाड़ है, वहीं से निकलती है। वहाँ पर एक झील है मानसरोवर, यहीं से कौन सी नदी निकलती है, आपका सिंधु नदी निकलती है। और भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख जिला है एक जम्मू कश्मीर का। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यानी कि इसका जो प्रमुख रूप से बच्चों प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र मतलब कि ये नदी जिस क्षेत्र से बह करके जाती है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग लगभग 250 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जास्कर, नुब्रा, सयोंग तथा हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। इसमें क्या है, ये प्रमुख नदियां जो सहायक नदियां हैं बच्चों, कौन कौन सी, जास्कर, नुब्रा, सयोग और हंजा। ये प्रमुख रूप से अलग अलग देश, कोई नदी आपका प्रमुख रूप से पाकिस्तान से आकर मिलती है और कई नदियां आपका अफगानिस्तान से आकर के मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज यानी कि बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में जो आपका गॉर्ज का निर्माण करता है उसको क्या कहा जाता है, गिलगिट गॉर्ज। ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु है। पर्यटन किसको बोलते हैं बच्चों, जो टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं ना, नदियों घूमने के लिए आते हैं, या अलग अलग बर्फीले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र को देखने के लिए आते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्यटन स्थल। उससे काफ़ी कमाई होती है सरकार की, और वहाँ पर जो है बच्चों हर चीज़ यानी कि बहुत ही उच्च किस्म के, उच्च स्तर के होटल का निर्माण किया जाता है, रहने का, खाने पीने का, हर तरह का। ठीक है, बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से होकर के बाहर निकल जाती है। यानी कि अटक के पास क्या होती है, ये प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान के मिठानकोट, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ मिठानकोट यानी कि पाकिस्तान में जो स्थित है, यहाँ से क्या होती है, समीप सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चीनाब और झेलम नदी आदि नदियाँ सिंधु से मिल जाती है। ये प्रमुख रूप से 5 नदियाँ आपको याद रखना है बच्चों। इन पांचों का नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है, सतलज नदी, उसके बाद व्यास नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद आपका चिनाब नदी, उसके बाद आपका प्रमुख से झेलम नदी। पांचों नदी को याद रखना है। ये नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कभी पूछ सकता है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तत्पश्चात यानी इसके बाद ये नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। यानी कि ये ध्यान रखिए बच्चों, इस प्रकार से भारत है, भारत का ये हिस्सा है आपका, ये भारत है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आपका मानसरोवर झील है। अब यहाँ से ये नदी निकलेगी और ये नदी यहाँ से निकल करके सीधा कहाँ पर प्रवेश करेगी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला जिला में प्रवेश करेगा, और ये बहते हुए पाकिस्तान भी प्रवेश करेगा। यहाँ पर आपका बच्चों मिठानकोट है ना, मिठानकोट में प्रवेश करेगा। उसके बाद ये सीधा सीधा चले जाएगा और इसके साथ अलग अलग प्रकार से नदियाँ मिलेगी। यहाँ पर मिलेगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, 4-5 नदियाँ यहाँ मिलेगी। कुछ नदियाँ अफगानिस्तान से आएगी, कुछ नदियाँ पाकिस्तान से आके मिलेगी, श्योक, नूगड़ा, जिस और उसके बाद जांसकर है ना, यानी कि जरांस है ना। इस प्रकार से ये सारी नदियाँ क्या होती है बच्चों, इसका सहायक नदियाँ हैं, जो उसके बाद आगे सीधा मतलब कि मैदानी क्षेत्र से होकर बहने लगती है। आगे बात करते हैं, प्रमुख रूप से क्या है कि ये नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में
जा गिरती है, यानी कि पूर्व का मैदान का निर्माण करता है। कराची पाकिस्तान में स्थित है बच्चों, कराची। और यहाँ पर कौन कौन सी नदी यानी कि सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग लगभग 2900 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर बच्चों? 2900 किलोमीटर है। इस नदी का एक तिहाई पड़वाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में और शेष पाकिस्तान में है। यानी कि इस जो नदी है बच्चों, सिंधु नदी, इसका एक तिहाई यानी कि 3 में से 1 भाग आपका भारत में, बाकी 2 भाग आपका कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो एक भाग में कौन कौन आपका भारत का राज आता है? तो जम्मू कश्मीर का राज आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गंगा नदी, जो हमारा सबसे पवित्र नदी माना जाता है बच्चों। धार्मिक है ना, धार्मिक हिसाब से हम लोग इसको क्या मानते हैं? बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये नदियाँ विभिन्न पहाड़ों से होकर के अलग अलग जड़ी बूटियों को अपने साथ लेकर के आती है, जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। बात करते हैं इस नदी की मुख्य धारा जो है, इस नदी का जो प्रमुख रूप से मुख्य धारा जो निकलती है, भगीरथी इसका नाम है, भगीरथी। इसकी उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री नामक हिमानी है बच्चों, गंगोत्री नामक हिमानी, यहीं से गोमुख से हुआ है। यानी कि गंगोत्री नामक एक आपका हिमानी है, ग्लेशियर है, उसी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा, अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देव प्रयाग में भगीरथी से मिल जाती है। यानी कि अलकनंदा नाम की एक अन्य नदी है बच्चों, जो उत्तराखंड में स्थित देव प्रयाग में आकर के भगीरथी से मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका प्रमुख से क्या है बच्चों, ये नदी आपका निकला इस प्रकार से, ये इस प्रकार से नदी आई, तो यहाँ से जो नदी यहाँ निकली, उसके बाद एक नदी आएगा इधर उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से आकर के इस भगीरथी में मिल जाएगा। और यहाँ पर नाम क्या है जहाँ पर मिलती है, तो इस स्थान का नाम है देव प्रयाग, देव प्रयाग। और इस नदी का क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक है, और इसका नाम क्या था? भगीरथी। तो मूल नदी जो है आपका गंगा, इसका क्या है? भगीरथी। कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रमुख से ध्यान देना है, गंगा नदी के नाम से प्रभावित हो जाती है। यानी कि जब दोनों नदियाँ मिल जाती है वहाँ पर, यानी कि इधर से भगीरथी और इधर से ये अलकनंदा, और उसके बाद जो बहने लगती है, तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि हरिद्वार जो है आपका उत्तराखंड में, यहाँ पर क्या करती है बच्चों, हरिद्वार के पास ये नदी प्रमुख रूप से जो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी की लंबाई लगभग लगभग कितनी किलोमीटर है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। जबकि सिंधु नदी की लंबाई कितनी थी? लगभग लगभग 2900 किलोमीटर, है ना, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर के बहती है। आपको पूछा जाता बच्चों, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, उनके नाम लिखें। तो आपको याद रखना है बच्चों, सबसे पहले उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद फिर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल, ये बहते हुए सीधा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फर्क का पश्चिम बंगाल में ही एक स्थित है बच्चों, फर्क का इसी से होकर के कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है। और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में बच्चों गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है पद्मा के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। यानी कि जो हुगली नदी है, यह भारत में गंगा की क्या है बच्चों? मुख्य शाखा है। यानी कि गंगा नदी से ही हुगली नदी निकलती है एक शाखा के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं, चित्र संख्या 3.3 को देखें और गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। यानी कि एक आपका मानचित्र है बच्चों, इसको देखने बोलता है, और गंगा के प्रमुख रूप से आपको प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सारा चीज दिखाता हूँ। ये आपका नदी है बच्चों, यहाँ पर सही से ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ से निकलती है, ये आपका है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस नदी का नाम है अलकनंदा, और यहाँ से ऊपर वाला जो क्षेत्र से आ रही है, इसका नाम है आपका आपका भगीरथी। और ये आकर के यहाँ पर देव प्रयाग में मिल जाती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है गंगा। और यहाँ पर गंगा नदी इस प्रकार से बहती है। ठीक है, ये ऐसे करके बहती, बह करके सीधा ऐसे करके बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है, और सीधा जाकर के अरब सागर में, ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद जो है अलग अलग नदियाँ मिलती है। यहाँ पर आपका ये यमुना नदी मिलती है, उसके बाद ये घाघरा नदी मिलती है, फिर गंडक नदी मिलती है। यहाँ पर आपका कोसी नदी, इसकी सहायक नदियाँ, इधर से आपका बेतवा नदी जाती है, इधर से चंबल नदी जाती है, फिर सोन नदी भी जाकर के मिलती है। यहाँ पर ये सोन नदी है इस प्रकार से, और इधर से आती है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये भी आकर के इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये प्रमुख रूप से बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका प्रमुख रूप से कहाँ पर बात कर रहे थे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर चित्र कर लिए हम, हिमालय की अनेक नदियाँ, यमुना नदी, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है, यानी कि गंगा में जाकर के मिला लेती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन नदी गंगा में मिल जाती है। केंद्रीय उच्च भूमि, अब उच्च भूमि आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार का भाग था उच्च भूमि, हम लोगों ने बात किया था मध्य उच्च भूमि, जिसमें बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड है ना, ये आ रहा था। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है।
यानी जो फरक्का आपका पश्चिम बंगाल है बच्चों, वहाँ पर आपका गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका, वितरिका बोलते हैं बच्चों नदी का, यानी कि बहुत छोटा सा नहर के रूप में निकलना, उसको बोलते हैं वितरिका। वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो यानी कि हुगली नदी के रूप में, वितरिका के रूप में ये कहाँ से, डेल्टा से होकर के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और दूसरी भाग जो है प्रमुख से जो मुख्य धारा रहती है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी इसमें आकर के मिल जाती है, और इसके संगम को मेघना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आपको दो चीज़ याद रखना है मुख्य रूप से। पहला पॉइंट में याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में आपको पद्मा कहा जाता है। दूसरा चीज़ याद रखना है कि गंगा गंगा और गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों जब मिल जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, और इसका नाम पड़ जाता है आपका मेघना। क्या पड़ जाती है बच्चों, मेघना। इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा काफी फेमस है बच्चों। और यहाँ पर सुंदरी नामक का एक वन पाया जाता है, जंगल पाया जाता है बच्चों, जहाँ पर आपका बाघ यानी कि टाइगर रहते हैं। बहुत फेमस है बच्चों टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है। दो दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। मैंने पहले भी बता दिया था, पहला भाग में बता दिया था जल विभाजक किसको कहते हैं। तो जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र होता है जो क्या करती है, दो नदियों के प्रवाह को अलग करती है, दो बहने वाली नदियों को अलग करती है। जैसे सिंधु एवं गंगा नदी को अलग करने वाली, तो कौन अलग करती है, तो सिंधु और गंगा नदी को अरावली पर्वत अलग करती है। यानी कि सिंधु नदी ऐसे करके जाती है बच्चों, सिंधु नदी, और यहाँ पर चल जाती है आपका गंगा नदी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में एक पर्वतीय क्षेत्र आता है जिस जो है आपका अरावली पर्वत, ये क्या करती थी, दोनों नदियों को विभाजित कर देती है, अलग कर देती है। इसको बोलते हैं जल विभाजक, ठीक है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। यानी कि अरावली जो है, अरावली नगर, ये क्या है, ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो गंगा और सिंधु के विभाजक विभाजक पर बसा हुआ है, जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग लगभग 1800 किलोमीटर है, और इसकी जो ढाल है बच्चों, प्रमुख रूप से 1 मीटर/किलोमीटर की दर से सुंदर वन की तरफ घटता जाता है। यानी कि गंगा नदी जो बहती है यहाँ से ऊंचाई कम होते 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 ये आपका यानी कि नीचे चल जाता है। यानी कि प्रत्येक 6 मीटर पर जाने पर 1 मीटर इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, घट जाती है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रमुख से, यहाँ तक हम लोग आज गंगा नदी को पढ़ करके छोड़ देते हैं बच्चों, गंगा, और हम लोगों ने सिंधु नदी पढ़ लिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले जाना सिंधु नदी के बारे में सारा चीज़। सिंधु नदी में हम लोग क्या क्या जाना, तो सिंधु नदी जो है प्रमुख रूप से ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपका मानसरोवर झील के बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सानो खैबाब ग्लेशियर, वहीं से निकलती है। कहाँ पर है, ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत कहाँ पर है, तिब्बत चीन में स्थित है। ये भारत में कब प्रवेश करती है, तो कहाँ पर प्रवेश करती है, भारत में जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाले जिले में ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये प्रमुख रूप से बहते हुए सीधा चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी का 1/3 भाग भारत में, बाकी जो है आपका पाकिस्तान में। भारत का कौन कौन सा राज्यों से होकर के बहती है, तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बच्चों इसका जो प्रवाह क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद पंजाब, उसके बाद आपका जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भी आता है। और सिंधु नदी का प्रमुख रूप से जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है आपका झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और उसके बाद अन्य नदियां जो है बच्चों नुब्रा, शयोक, काबुल, कुंभत, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी नदियां हैं सिंधु नदी की। अब आगे बात करते हैं हम लोग जो गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी आपका प्रमुख रूप से ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, वहीं से निकलती है बच्चों। क्या नाम है उसका, गंगोत्री नाम है। और गंगोत्री तो कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, आपका नाम, इसका नाम है भगीरथी। कौन सी नदी बच्चों, भगीरथी। और एक अन्य नदी इसके साथ आकर मिलती है, उसका नाम है अलकनंदा। अगर अलकनंदा उत्तराखंड के पास देवप्रयाग के पास मिल जाती है बच्चों, देवप्रयाग के पास मिलती है, तो ये नदियाँ दोनों मिलकर के क्या बन जाती है, गंगा नदी का नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये सीधा उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार से होकर के पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। गंगा नदी को प्रमुख रूप से बांग्लादेश में, गंगा नदी को ध्यान रखना है बच्चों, गंगा नदी को जो है प्रमुख रूप से बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसको पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। बहुत ही आसान है याद रखना। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। ये याद होगी आपको। उसके बाद ध्यान रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो इसको प्रमुख रूप से इसके सम्मिलित रूप को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं सोन नदी, यमुना नदी, पुनपुन नदी, उसके बाद ये प्रमुख रूप से आपका कोसी नदी, महानदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
गंगा नदी प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में जाकर के दो भागों में बांट जाती है। एक आपका हुगली नदी के रूप में चली जाती है और एक मुख्य धारा गंगा नदी के रूप में चली जाती है। गंगा नदी ये जाकर के सीधा सीधा पश्चिम बंगाल में होते हुए चले जाएगा बांग्लादेश में, और यहाँ पर आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है और बाद में जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो ये था बच्चों पहला चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट। आप लोग को आई थिंक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग को लाइक करनी है बच्चों, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।